इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। नाउ तुम्हारे सामने एक लिस्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें 10 पॉइंट्स है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री का पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले तुम बोलोगे बेस फॉर अदर एक्टिविटीज। जैसे मैंने बताया कि कॉमर्स का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। कॉमर्स तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक प्रोडक्शन ना हो। बेसिस बेस फॉर अदर एक्टिविटीज के बजाय बेसिस डालोगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड निकलेगा। सो इसको मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं ताकि तुमको इजी जाए। सो इट इज बेसिस फॉर अदर एक्टिविटीज। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोडक्शन। वंस प्रोडक्शन हो जाता है गुड्स, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, गोडाउन में रखोगे तो वेयर हाउसिंग आएगा, ठीक है ना। फिर जो लोग पैसा देंगे तुमको फिनेंस आएगा, चेक देंगे तो बैंकिंग आएगा, तुम कार है तो भेजोगे तो इंश्योरेंस लगेगा, इंश्योरेंस का रोल आएगा, बीच में एजेंट्स का रोल आएगा। सो बाकी सब आगे का कॉमर्स का ट्रेड, व्यापार और एड्स टू ट्रेड जो भी है वो तो बाद में आएगा। गुड्स ही नहीं तो व्यापार किस चीज का करोगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट ही गुड्स का है। पॉइंट नंबर 2, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नाउ सिंपल सा एग्जांपल ले लो, फ्रॉम आइसक्रीम टू बर्गर, या अमूल का पनीर ले लो। अमूल का बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध, पनीर, चीज। सो बिकॉज तुम डिमांड करते हो, तुम नीड या वांट है, तुम्हारे इच्छाएं हैं, तुम्हारे इच्छाएं पूरे करने के लिए गुड्स लगता है। व्हाट इज गुड्स? जो तुम्हारा वांट पूरा करे। तुम्हारा वांट है ना, कल आईफोन 12 तो लॉन्च नहीं किया एप्पल वालों ने, बट आईपैड एयर 2020 सीरीज लॉन्च किया। सो बिकॉज उनको पता है कि लॉकडाउन में आईपैड बहुत काम का है। बहुत सारे लोग आईपैड में वीडियो कॉलिंग और बुक लिखने का और टाइपिंग, मतलब बहुत काम का है आईपैड। तो उन्होंने, बोलते ना, ह्यूमन वांट्स था। और पिछले 10 साल में तुम नोट करो, एप्पल ने हमेशा आईफोन को प्रायोरिटी दिया। आईपैड का ये 4th जनरेशन आईपैड है। सो देखा जाए तो पिछले 10 साल में आईपैड पे उन्होंने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लाया था जितना इस बार लाया। सो जो वांट्स है लोगों के, आईपैड और फास्ट हो, इम्प्रूव्ड हो, तो बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए गुड्स बनाना पड़ता है जो लोगों को वांट्स पूरा कर सके। थर्ड नंबर, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। नाउ सीधी बात है, इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन चलाने के लिए ट्रक ड्राइवर लगेगा, क्लीनर। हालांकि आजकल देखा गया है कि ट्रक ड्राइवर के साथ क्लीनर कम देखते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं होता। क्लीनर को भी पगार दो, ट्रक ड्राइवर को भी, इसलिए ट्रक ड्राइवर को थोड़ा सा ज्यादा पगार देते हैं, क्लीनर साथ में रहता ही नहीं है। सो ट्रक ड्राइवर को नौकरी मिला। फिर जब डाउनलोड डाउनलोड मतलब उसको उतारना हो तो हमाल को बुलाते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में जाता है, रॉ मटेरियल स्टोर्स में जाता है, मतलब गोडाउन फिनिश गुड्स रखते हैं और स्टोर्स को रॉ मटेरियल रखते हैं संभाल के। स्टोर कीपर रहेगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन में वर्कर्स लगेंगे, फिर फिनिश गुड्स जाएगा बेचने के लिए, सेल्समैन लगेगा, सेल्स मैनेजर है। सो इस प्रकार से इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है जब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल डोमिनोज का ले लो। नासिक में यदि डोमिनोज खुलता है तो 20 लोग तो डायरेक्ट उनको लगते हैं एक रेस्टोरेंट के लिए। सो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अभी पांचवा पॉइंट, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक सिंपल सा लॉजिक है। अभी सपोजिटली जो कल अपन ने देखा था, विस्ट्रॉन कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी, जो कि एप्पल के चैनल पार्टनर्स है, वो लोग ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। आईफोन स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, इंडिया में आईफोन ऐसे ही लॉन्च किया। आईफोन 7 लास्ट मैंने सुना था इंडिया में बन रहा था, और अभी 10 भी बन रहा है। लेकिन जब आईफोन 7, 10 या ऐसी नहीं बन रहा था तो देश का आउटपुट ऐसा सोचो कि 1,35,000 करोड़ था। जब इन लोगों ने आईफोन इंडिया में बनाना शुरू किया और फिर वहां से एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो देश का आउटपुट हुआ, देश का आउटपुट बढ़ा, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिला, तो इससे देश का प्रगति होता है। और जैसे कि तुम ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये कंपनीज ले लो, मोबाइल कंपनीज ले लो, 200 के ऊपर स्पेयर पार्ट्स मिलाकर 210, 250 के आसपास आज के तारीख में कंपनीज हो गए होंगे, किसके? मोबाइल और उसके पार्ट्स के। तो हर एक कंपनी में, अब नोकिया में मैक्सिमम लेडीज को उन लोगों ने काम दिया है। उन्होंने बोला हम लेडीज लोग को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है नोकिया कंपनी में कम से कम 800 से 1000 औरतें काम करते हैं। सो 1000 औरतों को एम्प्लॉयमेंट मिला। नोकिया नोकिया पहले फिनलैंड कंपनी का था,
वर्ल्ड नंबर 1 था मेरे टाइम में, नोकिया 6600 सबसे फेमस फोन था। N95 उनका बहुत फेमस फोन था, लेकिन बाद में वो सैमसंग स्मार्टफोन में आगे आ गया तो नोकिया बंद हो गया और इंडिया के सब बेरोजगार हो गए। लेकिन एक अच्छा हुआ कि नोकिया को खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट में। आज नोकिया का मालिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और उन लोगों ने वापस इंडिया में शुरू कर दिया अपना प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन शुरू किया तो आउटपुट आता है, आउटपुट देश का इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, लोगों को नौकरी मिलता है, गुड्स बनता है, कीमत तय होता है। सो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को, अच्छा, देश का तो डेवलपमेंट होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है किस रूप में? टैक्स के रूप में। अकेला रिलायंस भारत का जो टैक्स का 4 से 5% देता है, 15-20 हजार करोड़ तो वो टैक्स इजीली भरता है, ठीक है ना। सो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट को भी एक इंडस्ट्री कि तुम बोलोगे सर किस रूप में पैसा मिलता है, द आंसर इज टैक्स के रूप में मिलता है, जीएसटी के रूप में। जीएसटी एक टैक्स है जिसके रूप में मिलता है, कस्टम ड्यूटी के रूप में मिलता है। सो गवर्नमेंट को आज के तारीख में तुमको हिसाब बता दूं, पिछले साल का हिसाब बताता हूँ फिर इस साल का बताता हूँ। पिछले साल तक गवर्नमेंट को हर महीने जीएसटी से 1 लाख करोड़ मिलता था गवर्नमेंट को, 1 लाख करोड़। लेकिन इस साल मार्केट डाउन है लॉकडाउन की वजह से, अभी 60,000 से 80,000 करोड़ मिल रहा है इस साल। सो गवर्नमेंट को भी तो, गवर्नमेंट देश कैसे चलाता है? मेन तो आमदनी गवर्नमेंट का टैक्स में, टैक्स से चलाता है। टैक्स अगले 12th स्टैंडर्ड में है तुम्हारा, आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 7 है जो टैक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक टीवी है, नासिक में एक शोरूम है मधु इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने टीवी खरीदा सैमसंग से। वैसे सैमसंग की टीवी बेस्ट माने जाते हैं। तो वो लोग मधु इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग से एक टीवी खरीदा, एक नहीं, ऐसा सोचो 10 टीवी खरीदे बेचने के लिए। उन टीवी का मालिक कौन है? सैमसंग। तुम एक टीवी खरीदते हो 50,000 रुपीज का, ऐसे सोचो 40 इंच का। तो मधु इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे घर पे टीवी भिजवाता है और फिर तुमको बिल देता है। सो मालिक जो मधु इलेक्ट्रॉनिक्स था, अब मालिक हो गए तुम। सो ओनरशिप ट्रांसफर होता है ना, जैसे उन्होंने तुमको बिल दे दिया तुम मालिक बन गए, ठीक है ना। तो मालिकाना हक ट्रांसफर होता है इंडस्ट्री में। 8वां पॉइंट, एनहेंसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज आते हैं। इसका मतलब क्या? एग्रीकल्चर और जो मध मध का बिजनेस को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। बी हॉट नहीं, हॉर्टिकल्चर तो फ्लावर्स हुआ, पिसीकल्चर शायद बोलते हैं, मुझे पता नहीं, बीज का एक नाम है। बीज निकल, शहद निकाल के बेचते हैं। फिर बोलते हैं ना, फिशरी, पोल्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेयरी का। वर्ल्ड के 50 to 58% जो गाय भैंसे हैं तुमको इंडिया में मिलेंगे। 40 करोड़ लीटर दूध हर रोज का इंडिया में ये गाय भैंसे देते हैं। लेकिन ये तो प्राइमरी सेक्टर में हुआ। एक दूध के पीछे मार्जिन बहुत कम है, 4-5, क्योंकि गाय भैंसों को चारा खिलाना पड़ता है जो बहुत महंगा पड़ता है। एक टाइम में एक गाय भैंस 10 से 20 लीटर जितना, डिपेंड करता है कौन गाय, फिटनेस भैंस, उसके हिसाब से दूध देते हैं। तो दूध में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, मुश्किल से 2-5% ही मिलता है। लेकिन जब तुम दूध में वैल्यू एडिशन करते हो, जैसे कि पनीर, छाछ, दही, चीज, दूध के चॉकलेट्स जो है, तो मार्जिन बढ़ के 15 से 20% हो जाता है। तो जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। पनीर ये सब तो मशीन्स के थ्रू बनाया जाता है। सो एनहेंसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मतलब दूध जो कि 4-5% ही प्रॉफिट दे रहा था, उसको जैसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि क्या बोलते हैं, पनीर ये सब में कन्वर्ट किया जाए, तो प्राइमरी सेक्टर वेस्ट नहीं होता। अभी एक तुम एग्जांपल ले लो, इसका ले लो बेस्ट एग्जांपल, जो स्ट्रॉबेरी, तुम महाबलेश्वर में कभी गए होंगे तो वहां पे मालास करके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मिलता है। तो जो स्ट्रॉबेरी है, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया और टेस्टी मिलते हैं। लेकिन तुम स्ट्रॉबेरी को मार्केट में बेचोगे, उससे ज्यादा कमाई स्ट्रॉबेरी का स्क्वाश आता है ना, माला कंपनी का, माला मैप्रो, मैं पंचगिनी में कंपनी है, आई थिंक मालास और मैप्रोस दोनों शायद वहां पे ही है। सो मालास के खास करके बहुत फेमस आते हैं ये, क्या बोलते हैं,
स्ट्रॉबेरी के स्क्वैश या स्ट्रॉबेरी का जूस जो है, तो बोलने का तात्पर्य है कि अभी एक रियल जूस ले लो, रियल जूस एप्पल का आता है, गुआवा का आता है, मिक्स्ड आता है, लीची आता है, क्रैनबेरी आता है, लेकिन एप्पल ओरिजिनल फॉर्म में जो कीमत मिलता है उससे 4-5 गुना जूस इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो बन के कीमत बढ़ जाता है उसका। सो प्राइमरी सेक्टर में जो वेस्ट होने वाला था यदि नहीं यूटिलाइज हुआ रहता, उसका अच्छा इस्तेमाल सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर कर लेता है। और सीधी बात है, 9 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। मैं तुमको इसके बेस्ट एग्जांपल दूंगा, दिंडोरी। सुना है तुमने दिंडोरी? नासिक में एक जगह है, नासिक से आई थिंक सुना है 30, सर। सुना है ना? तुम्हारा तो तभी जन्म भी नहीं हुआ रहेगा। हम लोग फ्रेंड्स लोग 15-20 साल वहां पे एक बहुत बढ़िया डैम है, उस डैम का नाम है ओजरखेड डैम, शायद तुम कभी गए होंगे। आई थिंक सापुतारा भी शायद वही रूट से आता है। तो ओजरखेड डैम, ओजरखेड डैम बहुत सुंदर जगह है। तो हम लोग जब जाते थे ना, मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले की, 15 साल पकड़ लो पहले की, तो वहां पे मेरा आई थिंक तभी आइडिया फोन था, नासिक में आइडिया ही मेन था तभी। तो रेंज चला जाता था दिंडोरी में, रास्ते अच्छे नहीं थे, बहुत कठिनाई से पहुंचते थे हम लोग, एकदम गांव जैसी जगह था। हाँ, वहां पे एक चीज के लिए बहुत फेमस है, स्वामी समर्थ का एक बहुत फेमस मंदिर है दिंडोरी में, जिसके लिए वो बहुत फेमस है। फिर अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने गवर्नमेंट ने बोला कि बिकॉज नासिक डेवलप था अंबड़ सातपुर के रूप में, सिंदर भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बॉम्बे तो वैसे भी था, पूना भी था, तो भी दिंडोरी साइड को डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट ने टैक्स डेफरल्स किए, 5-10 साल के लिए सेल्स टैक्स माफ, ऐसा, ताकि कंपनीज आ सके। और कंपनीज को टैक्स सस्ता मिलता है तो कंपनी को तो मैन्युफैक्चर करना है, उनको जहां टैक्स सस्ता मिले, नहीं जहां माफ हो जाए, तो अपने गवर्नमेंट ने 5 से 10 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया। एक कंपनी है सीग्रेम्स की, एक्चुअली वो दारू की कंपनी है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, तो सीग्रेम्स कंपनी आ गई दिंडोरी में। और फिर जो धड़ाधड़ कंपनीज आके डेवलपमेंट किया, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल की भी कंपनीज है। अब तुम जाओगे ना दिंडोरी में, तुमको रोड्स, तुमको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, दुकान, रेंज भी 100% मिलता है, रोड भी बहुत बढ़िया कर दिया गवर्नमेंट ने। सो इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का पूरा बाकायदा डेवलपमेंट हो गया, जो इंडस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं था डेवलपमेंट होने का। क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करते हैं, जब गवर्नमेंट 500,000 रुपया करोड़ का खर्चा करता है, तो गवर्नमेंट को पैसा वापस चाहिए रहता है कि भाई हमको, हमने जेब से खर्चा किया तो रिटर्न तो आए, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो जैसे ही कंपनीज आना शुरू हुए तो धीरे धीरे 5-10 साल बीत के कितने साल हो गए, 2005 में जो आए थे उनको ज्यादा से ज्यादा कितना माफ किया होगा, 10 साल। 2015 के बाद टैक्स तो मिलना शुरू हो गया होगा ना गवर्नमेंट को 2016 से, और ये कंपनी करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंपनीज पहुंचे वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, और आज दिंडोरी बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है वहां पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे होता है, अभी तुम इधर चले जाओगे ना, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में तुमको ऑयल, मेन तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल की वजह से इतना आगे आ गए, तेल। तो क्या होता है, इंडस्ट्री जो, अमेरिका में एरोप्लेन इंडस्ट्री बहुत फेमस है, इंडिया में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाले जो है, केरला साइड जो फेमस माना जाता है, इंडिया मसाले में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे होता है, तुम दुबई साइड जाओगे ना, अबू धाबी, मेन यूएई जो है, वहां पे सारे मसाले तुमको इंडिया के मिलेंगे, क्योंकि मेजरली लोग इंडियंस ही रहते हैं। सो वो लोग अपने को ऑयल सप्लाई करते हैं, मेन पेट्रोल जैसे बोल सकते हैं, और अपन उनको ऐसे मसाले देते हैं। नासिक से बहुत सारे बकरिया जाते हैं, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल। दुबई, वहां पे इतना गर्मी रहता है कि वहां पे उगता ही नहीं है सब चीजें, फ्रूट्स वेजिटेबल वो लोग इंपोर्ट करते हैं। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब, अभी अपने पास एक्सेस क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अपन वर्ल्ड नंबर 2 ही है, ठीक है ना, चाइना वो नंबर 1 पे। तो अपने पास जो सरप्लस है अपन उनको देते हैं, उनके पास जो सरप्लस है अपने को देते हैं, तो एक प्रकार का कॉपरेशन होता है एक दूसरे के साथ। क्या सबको समझ में आया? इंटरनेशनल लेवल पे अपन कॉपरेट करते हैं उन लोगों को। सो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री था।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।